इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। इंडस्ट्रियल इकोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। वो अप्लाई करती है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रीज सिस्टम्स और प्रमोट करती है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को। एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है। अब डेफिनेशन ऐसा आएगा, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड that applies ecological principle and concept of industry system and promotes environment and sustainability. Industrial ecology also help us to understand the interaction between industrial activity, natural ecosystem and society. इंडस्ट्रियल इकोलॉजी हमें मदद करती है समझने के लिए कि जो कंपनीज इंडस्ट्रीज़ का इंटरेक्शन है और जो उनके एक्टिविटीज़ है और नेचुरल इकोसिस्टम और सोसाइटीज़ पे कैसे रहेंगे। Industrial ecology takes inspiration from the natural ecosystem or it is also called as nature ecosystem. वो हम स्लाइड्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। If the resources are efficient used, waste is minimized and ecosystems are in the state of balance and sustainability. जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हम अगर प्रॉपरली और इफ़िशेंटली यूज़ करें और वेस्ट को मिनिमाइज़ करें तो इकोसिस्टम बना रहेगा और सस्टेनेबिलिटी रहेंगी हमारे लिए भी और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। अब द रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ आर पुल्ड आउट एंड यूज्ड एज कमोडिटी विच हेल्प्स टू मीट द नीड ऑफ द ह्यूमैनिटी। जो हमारे रिसोर्सेज हैं अर्थ में वो हम निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं कमोडिटीज़ में, जैसे कि पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल, आयरन, मिनरल्स एक्सेट्रा, और कमोडिटीज़ के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं टू मीट द नीड ऑफ द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। अब इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का जो कंसर्न रहता है वो रहता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के इम्पैक्ट क्या होगा। ये हमेशा इंडस्ट्रियल इकोलॉजी एक कंसर्न रखती है विद द इम्पैक्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट सच एज नेचुरल रिसोर्स जो यूज़ होते हैं, यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स और प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल। अब इंडस्ट्रियल इकोलॉजी टेक्स इंस्पायरेशन फ्रॉम द नेचर इकोसिस्टम। अभी नेचर इकोसिस्टम का डायग्राम हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट का लीव्स है या प्लांट्स है। हमने सुना है कि प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा एक्चुअल में प्रोसेस नहीं है कि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जब भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है रहता है तो प्लांट्स क्या करते हैं कि पानी के साथ, अगर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आउटपुट क्या होता है उसका, जो एक्सेल करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन। जो भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ये प्लांट्स को भी ईट करते हैं। तो ये जो आउटपुट वेस्ट निकलता है, द वेस्ट इज़ यूज एज एन फर्टिलाइज़र। तो ये नेचर का इकोसिस्टम हो गया। सो नथिंग इज़ वेस्टेड हियर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ यूटिलाइज। तो इंडस्ट्रियल इकोलॉजी ये कॉन्सेप्ट नेचर के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होती है और मिमिकिंग इकोसिस्टम बोलते हैं इसे। द मॉडल ऑफ इंडस्ट्री सिस्टम्स आफ्टर नेचुरल इकोसिस्टम वेयर द वेस्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर। जैसे कि नेचर का कैसा है कि जैसा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पानी के साथ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और एक्सेल करता है ऑक्सीजन, सेम प्लांट्स इज ईटन बाय द एनिमल्स, देन द आउटपुट इज द काउ डंग, देन द काउ डंग इज यूज एज एन फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट्स। तो सेम मिमिकिंग में क्या होता है कि मॉडल जो इंडस्ट्री सिस्टम का ऐसा बनाते हैं कि जो एक कंपनी का वेस्ट है वो दूसरे कंपनी का इनपुट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि वेस्ट नहीं होगा और एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से। अब मटेरियल फ्लो एनालिसिस, जो इंडस्ट्रीज के इकोलॉजिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं मटेरियल को, इंडस्ट्री के प्रोसेस को, और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कैसे मटेरियल को कम से कम यूज़ किया जाए ताकि मटेरियल का वेस्ट कम हो और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो। तो इसको हम लिखेंगे ऐसा कि इंडस्ट्रियल इकोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं
analyze the flow of material in the industrial process, identify the opportunity to utilize the resource efficiently and reduce waste. efficiency का जो यूनिट होता है परसेंटेज रहता है कि इफ़िशेंसी 90% इफ़िशेंसी, 95% ऑफ इफ़िशेंसी. अब लाइफ साइकिल असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट होता है. जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट डेवलप करती है तो उसका लाइफ साइकिल स्पैन डिस्क्राइब करती है. फॉर एग्जांपल, कार का लाइफ साइकिल स्पैन 15 ईयर्स रहता है. बाद में अगर वो अच्छी ठीक रही तो मैक्सिमम 20 to 25 ईयर्स. तो ये लाइफ साइकिल का असेसमेंट रहता है. प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल असेसमेंट रहता है. कार एक प्रोडक्ट है, प्लास्टिक की बोतल एक प्रोडक्ट है जिसका लाइफ साइकिल असेसमेंट यूज़ एंड थ्रो में आता है, रीफिलिंग में आता है. तो इसका लाइफ स्पैन 6 months, 2 months, 3 months होता है. तो कंपनी इसको इवेल्युएट करती है और कहती है कि इतने साल यूज़ करो, इसके बाद में इसको डिस्पोज कर दो या रिसाइकल के लिए स्क्रैप पॉलिसीज़ में यूज़ कर लो. तो कंपनी लाइफ साइकिल इज़ यूज टू इवेल्युएट द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट प्रोडक्ट थ्रू इट्स एंटायर लाइफ साइकिल. तो रॉ मटेरियल क्या करते हैं, जब ये लाइफ साइकिल प्रोडक्ट का ख़त्म हो जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, उसका लाइफ साइकिल है 4 to 5 years. तो उसको डिस्पोज जब किया जाता है तो उसमें से जो भी मटेरियल है वो इनपुट के तौर पे रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं, बाद में उसको प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बाद में फिर से उसमें को प्रोडक्ट में डेवलप करते हैं और यूज़ करते हैं. तो ये लाइफ साइकिल में ऐसा किया जाए कि मैक्सिमम पार्ट्स जो प्रोडक्ट के वो रीयूज़ हो, रिसाइकल हो, ताकि क्या हो, उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा और सस्टेनेबिलिटी एनहांसमेंट मिलेगा हमें. अब उसके लिए इंडस्ट्रियल सिम्बोसिस है. इंडस्ट्रियल सिम्बोसिस भी इंस्पायर्ड होता है नेचर इकोसिस्टम से. तो उसका डेफिनेशन ऐसा आता है कि कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज जो लोकेटेड रहते हैं वन ऑन वन, बोले तो जो आसपास, वन टू अनदर, और वन ऑन वन बोले तो आमने सामने, वो प्रोडक्ट एक्सचेंज करें, जो वेस्ट है वो सप्लाई करें ताकि रिसोर्सेस रिड्यूस हो और रिसाइकल वेस्ट को एफिशिएंसी से न्यू प्रोडक्ट में डेवलप करें. तो उसका एग्जांपल है वन कंपनी वेस्ट बिकम्स दी अनदर कंपनी रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, जो कंपनी से जो बुक्स प्रिंट करती हैं तो उसका जो पेपर वेस्ट होता है वही कंपनी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको रिसाइकल करती है और फिर से पेपर बना के वही बुक की कंपनी को सप्लाई करती है. डीमटेरियलाइजेशन में का मेन मोटिव रहता है कि मटेरियल का जो प्रोडक्शन में जो मटेरियल यूज़ होता है उसको कम से कम वेस्ट हो. तो उसमें वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन ही ऐसा करते हैं, इनोवेशंस लाते हैं, अच्छी मशीनरीज यूज़ करते हैं, एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी बोल तो एडेप्शन ऑफ न्यू मशीनरीज लाइक लेज़र कटिंग, जो में मेजर करके कम से कम मटेरियल को वेस्ट होकर अच्छे से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बने. एनर्जी एफिशिएंसी इंडस्ट्रियल इकोलॉजिकल सजेस्ट करते हैं, जैसे कि जो बहुत सारे मैक्सिमम मशीनरीज जो होते हैं वो 3 फेज पे यूज़ होते हैं, बट सम मशीनरीज ऐसे होते हैं जो सोलार पावर, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सी सोलर एनर्जी है तो जो उस पर चलते हैं, तो उसके लिए वो कंपनी इसको सब्सिडी देते हैं कि आप सोलर पैनल लगवाएं और वो मशीनरी यूज़ करें जो आपके मशीन सोलर पावर पे चल सके, ताकि इससे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ना हो, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना हो और कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो. क्लोज लूप सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट है. क्लोज लूप सिस्टम वेयर प्रोडक्ट आर डिज़ाइन इन फॉर अ डिसअसेंबली एंड रिसाइकलिंग. अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम होता क्या है. जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें इनोवेशंस और प्रोडक्ट डिज़ाइन ऐसा करते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल जो आयरन मटेरियल पे फिट हो तो वो नट बोल्ट या पंचिंग या फिर स्क्रू फिटिंग से हो, ताकि जब भी इसको रिसाइकल करने की बारी आई तो उसको 4 स्क्रू खोल दिए, प्लास्टिक वन साइड, आयरन वन साइड. तो इसमें क्या होगा कि क्लोज लूप सिस्टम हेल्प्स टू रिसाइकल द मटेरियल फास्ट विथ हाई इफिशिएंसी. बोले तो 100% हमको प्लास्टिक एक साइड मिलेगा, मेटल एक साइड मिलेगा, कॉपर एक साइड मिलेगा.
तो क्रिएटिंग अ लूप सिस्टम वेयर प्रोडक्ट आर डिजाइन फॉर इजी डिसअसेंबलिंग एंड रिसाइकलिंग। इजी डिसअसेंबलिंग बोले तो प्लास्टिक प्रोडक्ट ऐसे असेंबल करो कि 4 स्क्रू पे, 4 नट बोल्ट पे या 4 पंच पे हो जाए, ताकि वो पंच हम तोड़ दे या नट बोल्ट को ओपन करे तो प्लास्टिक एक साइड हो जाए, आयरन मेटल एक साइड हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि फास्ट रिसाइकल होगा, ईजी होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, और इसमें इफ़िशेंसी अचीव कर सकते हैं 90%, 90 to 95%। अब वेस्ट रिडक्शन एंड मिनिमाइजेशन, ये हमेशा हर कंपनी का गोल होता है कि वेस्ट को मिनिमाइज करें और प्रमोट करें कि भाई रिसाइकलिंग करो और रीयूज़ करो। सो हियर वी कंप्लीट द इंडस्ट्रियल इकोलॉजी।